अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद और इस चैनल पे हम मिलते हैं उन कामयाब प्रोफेशनल से जो अपने यूनिक एक्सपीरियंसेस और इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करते हैं। आज के एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे अपस्किलिंग के ऊपर और प्रोफेशनल बिहेवियर के ऊपर। किस तरह से ये दोनों चीज़ें आपको करियर प्रोग्रेशन में मदद देती हैं, स्पेशली इफ़ यू वांट टू वर्क अब्रॉड। तो चलिए आज के गेस्ट से कनेक्ट करते हैं सिंगापुर में। तो व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान गुल, जिनका ताल्लुक टेलीकॉम इंडस्ट्री से है। ये एक रिस्क प्रोफेशनल हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान। Walaikum Assalam, Ahmed Sani. How are you? Long time. या थैंक यू सो मच फैज़ान, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर फाइंडिंग टाइम फॉर दिस। For sure, for sure. फैज़ान, शुरू करते हैं थोड़ा सा बिट अबाउट योर बैकग्राउंड। हाउ डज इट स्टार्ट? I started through CAT and ACCA route in 2007, I guess. 2010 में I think my final exam came, result came for ACCA के final papers का. So 2010 में just after 2, 3, 4 months I think I joined in May 2010 I joined Telenor as an accounts payable officer. तो वहाँ से टेलीनॉर के साथ एक रिश्ता जो है वो स्टार्ट हुआ मेरा एंड देन गॉट अल्हम्दुलिल्लाह कैरियर प्रमोशन भी और ग्रोथ भी एंड देन डिफरेंट एरियाज में सो आफ्टर फ्यू कपल ऑफ इयर्स इन अकाउंट्स पेबल आई मूव टू रिस्क बेस्ड एरियाज जिसमें इंटरनल कंट्रोल्स रेवेन्यू एश्योरेंस क्रेडिट रिस्क ये एंटरप्राइज रिस्क कुछ इन 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 एरियाज से मेरा वास्ता पड़ा इन रीजन मेरा एक्सपीरियंस हुआ देन थोड़ा टाइम मैंने ट्रेजरी में गुजारा उसके बाद आई मूव टू 2020 ड्यूरिंग पेंडेमिक आई मूव टू रीडू तो रीडू मालदीव्स में आई जॉइंड देयर सो आई लेफ्ट टेलीनॉर फॉर अ लिटिल बिट एंड देन आई जॉइंड रीडू मालदीव्स वहाँ पे भी अच्छा टाइम गुजरा बहुत लर्निंग ग्रोथ आप जब इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में जाते हैं तो योर कैरियर और योर ग्रोथ इट जस्ट गेट्स अ ह्यूज जंप तो जो आपका लर्निंग है ओवरऑल वो बड़ा उसमें एक रिच आपको लर्निंग मिलती है आई थिंक तो वहाँ से फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2.5 years वहाँ पे गुजारे फैमिली भी साथ थी एंड देन लास्ट ईयर आई केम टू सिंगापुर एंड आई जॉइंड बैक टेलीनॉर यहाँ पे सिंगापुर में टेलीनॉर का एक ऑपरेशनल सेटअप है वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी टेलीकॉम सर्विसेज हियर इन सिंगापुर बट यहाँ पे जिस एंटिटी में मैं हूँ टेलीनॉर ग्रुप की इट्स कॉल्ड टेलीनॉर प्रोक्योरमेंट कंपनी and we are providing procurement services to entire Telenor group. So it's centralized procurement. यहाँ से we are providing the procurement and sourcing services to Telenor group. और मेरा जो यहाँ पे role है that is related to organizational transformation, enterprise risk, and then for entire Telenor group I am managing supplier and supply chain risk. Supplier and supply chain risk में geopolitical risk आजकल काफी जो है वो उसकी importance है. And then similarly to make sure supply chain resilience is there. So that's my profile and a bit of an experience and education. Quite an interesting journey, Faizan. And now that you're also close to the transformational piece of the puzzle, I think आप काफ़ी ज़्यादा आपको आपका चेंज और जो आने वाले चेंजेस हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र होती होगी कि what's happening, what's going to happen in the coming future, right? Absolutely, absolutely. So इस रोल में एक मजे की बात ये है एक तो because of supply chain understanding supply chain means you understand how जो दुनिया है वो कैसे काम कर रही है आपस में कंट्रीज के रिलेशन सप्लाईज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री वो कैसे काम कर रहे हैं सो फॉर एग्जांपल दिस रेड सी इंसिडेंट आई हैड टू स्टडी इट इन लॉट ऑफ डिटेल just for my job for of course it's make enjoyment we have you get to know the world what's going around you and then उसमें जो transformation की आपने बात की so that is absolutely there having view of the organizational strategy and transformation and where we are going into next few years and being the person जो उसको apply कर रहा है organization में organization को change management के through गुजार रहा है so that experience in itself is very joyful. हम जब भी एथिक्स की बात करते हैं या कॉर्पोरेट एथिक्स की या आप कह लें कि बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ हाउ यू सॉर्ट ऑफ ऑपरेट इन अ कॉर्पोरेट सेटअप, हम अक्सर सुनते हैं प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनलिज्म. शायद ACCA का आपने जिक्र किया, ACCA के कोड ऑफ कॉन्डक्ट के अंदर भी प्रोफेशनल बिहेवियर का बहुत ही एक एम्फेसिस है. ना सिर्फ ACCA बल्कि इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, किसी भी आप फील्ड को उठा लें. Let's talk a little about professional behavior. What is professional behavior?
और बहुत ही ज़्यादा हम किताबी बातें नहीं करेंगे बिकॉज़ वी ऑल नो द डेफिनेशन व्हाट प्रोफेशनल बिहेवियर इज़। बट प्रैक्टिकल साइड को देखते हुए पिछले 10-12 सालों में जो आपने देखा, व्हाट इज़ प्रोफेशनलिज्म इन योर व्यू? यार अहमद, इसमें प्रोफेशनलिज्म में 3-4 चीज़ें आती हैं मोटी-मोटी, और एज़ आपने मेंशन किया कि किताबी बातों की बात नहीं करेंगे, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊँगा कि प्रोफेशनलिज्म हर इंडस्ट्री का थोड़ा-सा डिफरेंट डेफिनिशन है, कि आप कैसे ड्रेस कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में, आपकी इंडस्ट्री के क्या नॉर्म्स हैं, आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन की क्या चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अक्रॉस द बोर्ड जो हैं वो कॉमन हैं। सबसे पहले इसमें बात करता हूँ आपका एज़ अ पर्सन, आपकी कम्युनिकेशन और फर्स्ट इंप्रेशन की। तो एक बंदा अगर आपसे आपकी कैपेसिटी में, प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर आपसे मिल रहा है, तो उसको जो फर्स्ट इंप्रेशन जाना चाहिए, वो ये जाना चाहिए, यार दिस पर्सन इज़ अ थॉरो प्रोफेशनल। रिगार्डलेस आपका काम कैसा है, आपने काम कितना टॉप नॉच किया है, या जो भी आपकी जो भी आप डिलीवर कर रहे हैं उस क्लाइंट के लिए, कस्टमर के लिए, या अपने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमर के लिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक रिस्क से रिलेटेड मेरी जॉब है, या ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड मेरी जॉब है, ऑर्गेनाइजेशन के किसी और डिपार्टमेंट से अगर मेरा पाला पड़े, तो वो मेरे डिपार्टमेंट को या मेरे बारे में सोचें कि यार इस चेयर पे या इस पोजीशन पे जो लोग बैठे हैं वो थोरो प्रोफेशनल्स हैं। और वो कम्युनिकेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसके अंदर, और फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों कम्युनिकेशंस। मैंने अपनी कैरियर 14 ईयर्स के कैरियर के अंदर ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि आप जब एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में किसी से मिल रहे होते हैं ऑन द जॉब, तो आप बेशक कॉर्पोरेट डिनर पे हैं, किसी फन एक्टिविटी में हैं, या किसी मीटिंग में हैं, आप एक इंप्रेशन छोड़ रहे हैं हर जगह पे, और जो आपका प्रोफेशनल नेटवर्क है ये आपको उस इंप्रेशन से याद रखता है। नोबॉडी रिमेंबर्स कि अच्छा आपने उस टाइम पे जो है वो क्या ज़बरदस्त आपने रिस्क असेसमेंट कर दी, या कितना अच्छा आपने रिस्क मैनेज कर लिया। ये हार्डली लोग याद रखते हैं। तो लोग याद रखते हैं वो आपकी कम्युनिकेशन को, आपके इंटरेक्शन को, और कितने अप्रोचेबल और डिपेंडेबल आपके ऊपर जो है वो, अगर कोई डिपेंड कर सकता है, तो इन चीज़ों को लोग याद रखते हैं, और दैट इज़ आई थिंक प्रोफेशनलिज्म फॉर मी। कि अगर मेरे बारे में एज़ अ प्रोफेशनल कोई मेरे बारे में सोचे, तो उसके माइंड में आए कि हाँ यार, ये बंदा ऐसा है जिसके साथ हम इंटरेक्ट करेंगे तो हमें बेनिफिट होगा। जो भी हमारी नीड है, उस नीड को इस डिपार्टमेंट से या इस बंदे से हम एमिकेबली सॉल्व करवा सकते हैं। तो ये जो अगले के माइंड में इंप्रेशन है, आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट थिंग अबाउट प्रोफेशनलिज्म फॉर मी। हुँ। उसके अलावा अगर आप मुझसे बात करो कि यार अच्छा, कम्युनिकेशन एक चीज़ हो गई, फिर और क्या हो सकता है? तो डिपेंडेबिलिटी है, आपकी क्रेडिबिलिटी है, अगर कोई आपके साथ काम कर रहा है, या आपका फॉर एग्ज़ाम्पल बॉस होना ज़रूरी नहीं है, कोई आपका पीयर भी अगर आपके साथ काम कर रहा है, एंड दे हैव अ ट्रस्ट फैक्टर ऑन यू, आपकी क्रेडिबिलिटी है, आपको कोई प्रोजेक्ट में अगर डाला जाए, आप उस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो सीरियसली काम करके और डिलीवर कर सकते हैं। बेशक आपको बहुत टॉप क्वालिटी काम करने की ज़रूरत नहीं है, एक एवरेज बंदे की तरह अगर आप काम करें, तो भी अगर आप पे कोई डिपेंड कर सकता है और आपकी क्रेडिबिलिटी है, तो दैट इज़ प्रोफेशनलिज्म। सिमिलरली अगर आप एडॉप्टेबल हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी या आपकी जो ऑरा है, उससे पता चलता है कि यार ये बंदा रिज़िलिएंट है, एडॉप्टेबल है, तो ये प्रोफेशनलिज्म है मेरे नज़दीक। और जितना मेरा इंटरेक्शन हुआ लोगों से अपने प्रोफेशनल करियर के अंदर, लोग याद रखते हैं इन चीज़ों को, जो कि छोटी-छोटी सी भी आपके साथ इंटरेक्शन हुए होंगे। और फिर जब कल को, क्योंकि ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है तो बहुत बड़ी दुनिया, लेकिन है ये छोटी-सी दुनिया कहने को। आप लोगों से दोबारा मिल लेते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ आप लोगों से दोबारा मिलते हैं और लोगों से आपका जो है वो पाला पड़ता है। मैं जब टेलीनॉर पाकिस्तान से मूव किया ओरिदू मालदीव्स, तो एंटायर डिफरेंट लोग थे। मतलब टेलीनॉर की दुनिया से मैं किसी से नहीं मिला वहाँ पे। लेकिन जब मैं वापस इधर सिंगापुर में आया, तो मेरे यहाँ पे एक कॉलीग है, और वो वही बंदा है जिसने मुझे 2010 में टेलीनॉर में हायर किया था। वॉव! नाउ ही इज़ माय पीयर हियर, यहाँ पे जो है वो ही इज़ पीयर, ही इज़ नॉट सुपीरियर, और हैं भी एक और टीम में। बट उनका एक बहुत अच्छा मेरे बारे में एक ओपिनियन था, और जब उनसे किसी ने मेरे बारे में बात की, तो उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव लफ्ज़ों में याद रखा। आई कुड हैव नेवर इमेजिन्ड कि यार मेरा बॉस जो मेरे करियर के शुरू में 2 साल जो है मेरे साथ काम किया, 2 साल भी नहीं, 1 साल हार्डली, तो वो कहीं पे लेटर इन लाइफ किसी जगह पे मेरे बारे में कोई ओपिनियन या कमेंट दे रहा होगा।
तो लोग आपके बारे में याद रखते हैं, क्लिक करता है जब उनको आपके प्रोफ़ेशन से रिलेटेड याद आता है कि हाँ यार, वो बंदा है, अकाउंटेंट है या रिस्क प्रोफ़ेशनल है या इस एरिया में है, तो उससे आपका एक ओपिनियन बनता है, इंप्रेशन बनता है। और अगर कोई आपको अच्छे लफ्ज़ों में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बाद में याद करे, तो समझें कि आप अच्छे प्रोफ़ेशनल थे। आपने बात की कि लोग डिपेंडेबल, अगर आप डिपेंडेबल हों तो फिर यू आर सीन एज प्रोफेशनल। सवाल यहाँ पे ये है, हाउ इम्पोर्टेंट इज टेकिंग ओनरशिप ऑफ द गिवन टास्क व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनलिज्म? ओनरशिप लेना क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, या बस अपने काम से काम रख के बस अपना काम पूरा कर देना इज प्रोफेशनलिज्म? अभी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया है और यही छोटी-छोटी सी जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपका ओवरऑल एक्सपोज़र भी बढ़ाती हैं और ये आपके एम्प्लॉयर के लिए भी बहुत मैटर करती हैं और आपके नॉट ओनली डायरेक्ट एम्प्लॉयर बट जो आपके कॉलीग्स हैं इर्द-गिर्द, उनके लिए ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जिस तरह आपने ओनरशिप का ज़िक्र किया, तो ओनरशिप माइंडसेट जो है दैट इज़ वन ऑफ द वैल्यू ऑफ बिहेवियरल वैल्यू ऑफ टेलेनॉर। तो इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा फ़ोकस है टेलीनॉर में। लेकिन अदर जो वर्ल्ड है आउटसाइड टेलीनॉर, वहाँ पे भी ये नहीं कि इस चीज़ की वैल्यू नहीं है। अगर आप ओनरशिप लेते हैं अपने काम की एंड यू रिसर्च जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल एक काम में जो है मुझे मिला है या किसी को भी मिला है तो एक प्रोफ़ेशनल बंदे को, अगर वो उस काम के बारे में डायरेक्टली नहीं भी पता, रिसर्च कर लो, लोगों से पूछ लो, कोशिश करो, मेहनत करो, उसको डिलीवर करने की कोशिश करो। बेशक अभी आप परफेक्टली डिलीवर नहीं कर पाओगे, लेकिन कुछ चीज़ को लेकर आओ। तो आपके जो कॉलीग्स या आपके जो लाइन मैनेजर है, वो देखते हैं यार ये बंदा एफर्ट कर रहा है, ये बंदा कोशिश कर रहा है। और जब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हायरिंग डिसीज़न भी जब भी मैं करूँ, तो मैं ये नहीं देखता कि यार एक बंदे को आता कितना है। देखा ये जाता है कि यार ये बंदा कितना जो है वो कोशिश करने वाला है। जो कोशिश करता है वो एडॉप्टेबल होता है, जो एडॉप्टेबल होता है वो फ्यूचर के रिसोर्स के तौर पे आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन को बेनिफिट देता है। तो ओनरशिप माइंडसेट नो डाउट अबाउट दिस एज़ दैट्स वेरी, वेरी रेलेवेंट और आज के जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जो बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है और उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन आ चुका है, वहाँ पे यही छोटी-सी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। नोबडी इज़ आस्किंग यू टू क्रिएट समथिंग ह्यूज और अमेजिंग। बहुत से अकाउंटेंट्स होंगे, बहुत से रिस्क प्रोफेशनल्स होंगे मेरी तरह, लेकिन क्या मैं अपने और एम्प्लॉयर को जो एज प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो यही पर्सनैलिटी की छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो जिसकी बेसिस पे एम्प्लॉयर आपको प्रेफ़र करता है किसी और के ऊपर। फैज़ान, आपने 2-3 दफ़ा ज़िक्र किया अडैप्टेबल, फ्लेक्सिबल, अडैप्टेबल। मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ एंड ख़ासकर वो जो थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, एवरीवन इज़ नॉट एन एक्सट्रोवर्ट, सो खैर ये कहने वाली बात नहीं है। अक्सर लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, या सो उनके लिए ये बैलेंस स्ट्राइक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो फ्लेक्सिबल या अडैप्टेबल होने के चक्कर में अगले की बात को इतनी वैल्यू कर देते हैं कि उनका अपना ओपिनियन मर ही जाता है। और ये भी कभी-कभार है। वो अपनी बात इतनी इम्पोज़ कर देते हैं, इसका बिल्कुल उल्टा, अपनी बात इतनी इम्पोज़ कर देते हैं एंड देन दे आर नॉट सीन एज़ अडैप्टेबल या फ्लेक्सिबल। हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ, या आपने कैसे इस बैलेंस को स्ट्राइक किया, या व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इट? यार आपने बिल्कुल सही बात की बैलेंस की। ये जो उर्दू में हम एक वर्ड सीखते थे बचपन में इस्लाम में भी और वैसे भी मियाना रवि। यार हर चीज़ का एक बैलेंस होता है। बहुत ज़्यादा हेल्दी डाइट भी ना खाओ नहीं तो काम खराब हो जाएगा और बहुत ज़्यादा अनहेल्दी काम भी ना करो तब भी काम खराब हो जाएगा। तो एक बैलेंस मेंटेन करना जो है वो तो ऑफ कोर्स बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपने जो बात बड़ी अच्छी की कि यार ये बैलेंस को कैसे स्ट्राइक किया जाए। मेरा ये ख़्याल है कि जब एक चीज़ एडॉप्टेबिलिटी के चक्कर में जब आप अपनी साइकोलॉजिकल सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दें तो देन इट्स टाइम टू से नो। एडॉप्टेबिलिटी आप ज़रूर शोकेस करें, आप ज़रूर एडॉप्टेबल रहें और ये करना भी चाहिए। ये कि प्रोफ़ेशनल होने के नाते दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन समटाइम्स ये आपके गले भी पड़ जाती है और आपके जब एम्प्लॉयर भी देखते हैं कि यार ये बंदा तो हर चीज़ पे यस ही कर रहा है, तो आपकी लीडरशिप प्रोफ़ाइल भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। बिकॉज़ एवरी लीडर शुड लर्न और हैज़ टू लर्न टू से नो। अगर वो यस, यस, यस ही कहता रहेगा, तो वो लीडर नहीं है। वो अपने लोगों की परफ़ॉर्मेंस को, एफ़िशिएंसी को, उनके डिलीवरी को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। क्योंकि आपकी तो ऑर्गनाइज़ेशन में जब आप जितना ऊपर जाते हैं, तो आपके इर्द-गिर्द डिपार्टमेंट हेड्स आपको प्रेशर करते हैं किसी चीज़ के लिए कि नहीं ये तुम करो, ये तुम करो, ये तुम करो। और इफ यू कैन नॉट से नो एंड यू आर स्टेइंग एडॉप्टेबल तो आपके नीचे अगर 10 लोग हैं काम पे, वो बेचारे रगड़े जाते हैं। तो एडॉप्टेबिलिटी इज़ अ गुड थिंग बट
कीप अ बैलेंस, और उसमें एक अच्छा जो बैलेंस स्ट्राइक करने का तरीका ये है कि जस्ट सी कि यार ये आपकी क्या इमोशनल और साइकोलॉजिकल सेफ्टी को तो डिस्टर्ब नहीं कर रही अडॉप्टेबिलिटी। मूविंग अप द लैडर की बात करें या किसी जगह आप जब नई नए जॉइन करते हैं, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ टू अंडरस्टैंड कि आपने किसकी बात के ऊपर अडेप्ट करना है और किसकी बात को अडेप्ट नहीं करना है। ये भी तो है ना, हर एक की बात भी तो नहीं सुन सकते आप। 5 लोगों से मिलेंगे और 5 आपको 5 अलग बात करेंगे, तो इफ़ यू कीप ऑन अडेप्टिंग देन यू आर स्टक देयर, यू कांट इवन मूव वन स्टेप फॉरवर्ड। सो ये भी तो अडेप्ट करना, सॉरी, ये भी तो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि किसकी बात सुनी जाए और किसकी बात ना सुनी जाए। अच्छा, इसमें हर बंदे की मेरा ख़्याल है अपनी अप्रोच होगी, और अगर मुझसे पूछो तो मेरे लिए एक मुझे चीज़ों को बेहतर लगता है स्ट्रक्चर में रख के चलना। तो मैं जब भी किसी नए रोल में जाता हूँ या किसी नई ऑर्गेनाइज़ेशन में आता हूँ, मैंने अपना फर्स्ट 90 डेज़ का प्लान पहले बना के पहले दिन ही या दूसरे दिन ही 90 डेज़ का प्लान बना के अपने लाइन मैनेजर से एग्री किया कि भाई ये मेरा 90 डेज़ का प्लान है, इतना टाइम मुझे ऑनबोर्डिंग में लगेगा, पॉलिसीज़, प्रोसेसेस, लोगों को उनके रिक्वायरमेंट्स और डिमांड्स और इन चीज़ों को समझते, ये काम जो है, ये टाइम जो है मैं लूँगा अपने रिलेशनशिप बिल्डिंग के अंदर, रेपो बिल्डिंग के अंदर, और ये टाइम जो होगा इसमें समझ के मैं तुम्हें ये चीज़ें एग्ज़ीक्यूट करके दूँगा। तो फर्स्ट 90 डेज़ में यू कैन एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम मी, ये मेरा ऑनबोर्डिंग का प्लान है और ये मेरा डिलीवरी का प्लान है। तो 90 डेज़ का प्लान बनाना बड़ा ज़रूरी है, और वन्स वी हैव दैट 90 डेज़ प्लान, तो आपने एडॉप्टेबिलिटी उधर ही शो करनी है जो आपके प्लान के साथ फिट हो रही हो। जहाँ पे जो चीज़ आपके मतलब आपको 5 लोग 5 चीज़ें कह रहे हैं, अगर आपको वो चीज़ें लग रही हैं कि यार ये चीज़ें मेरे प्लान के अंदर फिट हो रही हैं और जो मैंने 90 डे का प्लान एग्री किया हुआ है, जो पाथ पे मैं चल रहा हूँ, ये उसके साथ अलाइन हो रही है, वेल एंड गुड, 5 लोगों की बात सुनो। और अगर आपको लग रहा है कि यार ये 5 लोगों की बात कहीं पे भी फिट नहीं हो रही, तो आई थिंक रिजेक्ट करो उसे। अगर आप अपना प्लान, आपको लगता है कि ओपननेस हमेशा रहनी चाहिए, आपको इतना सख्त नहीं होना चाहिए। या तो 2 तरीके हैं, मुझे वो 5 लोग 5 बात करेंगे, और या तो मैं अपना प्लान अपडेट करूँ, मुझे बात लॉजिक समझ आ रही है और मैं अपना प्लान अपडेट करूँ, लाइन मैनेजर के साथ एग्री करूँ कि यार ये मैंने थोड़ा-सा 90 डे में अपडेट किया है, अब मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ। इफ अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये नहीं बैठ रहा, रिजेक्ट करो उसको, क्योंकि हम्म। आपका एक प्लान है, आपका एक टारगेट है। और ये सिर्फ़ इस काम में नहीं, आपकी हर चीज़ से रिलेटेड आपने आपको अपने आप को अपस्किल करना है, ग्रो करना है, आपने कोई चीज़ डिलीवर करनी है, आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, देयर हैज़ टू बी अ प्लान, देयर हैज़ टू बी अ प्लान फॉर एवरीथिंग दैट यू वांट टू अचीव और डिलीवर इन लाइफ। तो उसके लिए जो भी नॉइज़ आ रही है उसको फ़िल्टर करो, जो चीज़ आपको जहाँ पे अडॉप्ट करने की ज़रूरत है वो अडॉप्ट करो। Interesting. So planning is again, even in this case, key for you to, या आप कह लें कि प्लानिंग आपका एक टूल बन जाती है आपको प्रोफेशनल एक्ट करने में। ऑल्दो वन कैन आर्ग्यू कि आपको कभी कभार ऑल ऑफ अ सडन अनप्लान्ड बिहेवियर, अनप्लान्ड सिचुएशंस के अंदर भी प्रोफेशनल बिहेव करना पड़ता है, बट जनरली स्पीकिंग द मोर यूर प्लान्ड, द मोर यूर कंपोज्ड एज अ प्रोफेशनल एंड देन यू कैन एक्ट अकॉर्डिंगली। एब्सोल्युटली, that's my opinion. फैज़ान, अक्सर सुनने में आता है फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। सो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं एक अपने आप को बहुत ही ज़बरदस्त और प्रोफेशनल पोर्ट्रे करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैंने कोई ना कोई भंड कर दिया है, व्हाटएवर, कुछ हो जाता है, दे आर बैड डेज, बैड वीक्स, व्हाटएवर। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, हाउ डू आई सॉर्ट ऑफ कोप अप विद इट? मतलब मेरा तो एक बड़ा गंदा इंप्रेशन बन चुका है उस डायरेक्टर की नज़र में या उस चीफ की नज़र में। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट, ऑन दोज सिचुएशंस? यार अहमद, ये एक ट्रिकी सिचुएशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि यूजुअली जो एक इम्प्रेशन बन जाता है आपके किसी के माइंड में जो है वो इंस्क्रिप्ट हो जाए वो इम्प्रेशन, तो उसको मिटाना मुश्किल हो जाता है। बट आई थिंक रादर देन फोकसिंग के यार मैंने ये इम्प्रेशन ही मिटाना है, इम्प्रेशन ही मिटाना है, तो अदर देन उसी के ऊपर बंदा फोकस करिए, बंदा अपने पाथ के, ट्रू टू योरसेल्फ, अपने पाथ के ऊपर बंदा चलता रहे, एंड इफ यू आर ऑन द राइट पाथ, अगर आप ट्रू प्रोफेशनल हैं, आप डिलीवर कर रहे हैं, आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सो देयर इज मोर देन लाइकली चांसेस कि बंदा अपना ओपिनियन चेंज कर ले। और जो नहीं चेंज करता, आई थिंक उस बंदे का मसला है, बिकॉज इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप मुझसे पूछो तो बहुत से सहाबा कराम थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो कि शुरू में बड़ी सख्ती से पेश आए और बाद में वो उनके ऊपर जान निछावर करते थे। तो इस्लाम में भी अल्लाह ताला जो है वो गलतियाँ माफ़ करने वाला है, और हमें यही उसके अंदर भी एक दर्स मिलता है कि भाई एक दफ़ा अपने आप को ठीक करो और अपना काम करो, तो आपके लिए कोई मसला नहीं है।
तो जॉब में भी अगर किसी बंदे ने ऐसा फर्स्ट इंप्रेशन बना भी लिया है और वो आपके बिल्कुल अच्छे कामों को और टॉप क्वालिटी कामों के बावजूद इंप्रेशन चेंज नहीं हो रहा, सो दैट्स ओके। यू यू हैव टू स्टे ट्रू टू योरसेल्फ एंड एज आई सेड बिफोर कि यार आपका 3 से 5 साल का प्लान है भाई, आपका 2 दिन का प्लान नहीं है, ये एक बीच में एक अननोयंस है, ये आएगी और गुज़र जाएगी। इसमें मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस थोड़ा-सा शेयर करता हूँ। एक वन ऑफ द ऑर्गनाइजेशंस वेयर आई वर्क्ड इन, आई विल नॉट से वेयर, बट वन ऑफ द ऑर्गनाइजेशन वेयर आई वर्क्ड इन, तो वन ऑफ द सुपीरियर उसके साथ किसी चीज़ पे बहस करते-करते जो है ना मैं थोड़ा-सा एग्रेसिव था उस टाइम पे जवानी के दिनों में, तो मैं थोड़ा सख्ती से जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा था। सो दैट पर्सन केम इट लाइक यार ये बंदा बहुत स्टबर्न है, और उसके माइंड में एक इंप्रेशन बन गया कि यार ये बंदा बहुत स्टबर्न है और आता-जाता कुछ नहीं है और बस अपनी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ऊपर ही जो है ना वो लगा रहता है। तो उस बंदे का ओपिनियन ठीक नहीं हुआ मेरे बारे में, मेरा ख़्याल है अब शायद आज तक भी ठीक नहीं हुआ होगा। बट उसके इर्द-गिर्द जितने भी लोग थे, दे वर थिंकिंग वेरी हाइली ऑफ मी। सो दैट वन पर्सन डू नॉट मैटर्स इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स। अगर आपका एक ओवरऑल क्वालिटी, डिलीवरी और इनपुट्स ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए वैल्यू ऐड कर रहे हैं, इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, आप एक थॉरो प्रोफेशनल हैं, जो भी हमने चीज़ें ज़िक्र की, यार आप एडॉप्टेबल हैं, आप क्रेडिबल हैं, आप काम कर रहे हैं। सो दैट मीन्स के यू आर ऑन राइट पाथ एंड यू कीप डूइंग दैट, एंड इफ 99 people have good impression about you and one people do not have that, so be it. इंटरेस्टिंग। सो मैंने जो आपकी बात से निकाला, कंसिस्टेंसी जो है आपके बिहेवियर की, वो बीट कर देती है उस फर्स्ट इंप्रेशन को, या जो भी उस नेगेटिव इंप्रेशन को जो कहीं किसी एक इवेंट की वजह से बनाओ। और दूसरा ये कि यू डोंट फोकस टू मच ऑन इट, बट एट द सेम टाइम यू एक्सेप्ट कि आपसे गलती हुई है। ये भी तो ज़रूरी है ना? व्हाट डू यू थिंक? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, नो एब्सोल्युटली, जब तक आप वो रियलाइज नहीं करते ना कि यार गलती हुई है और उस गलती को ठीक ऐसे करना है, दैट्स व्हाट आई नीड टू चेंज इन माई सेल्फ। तो आप अपने अंदर चेंज करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप को ठीक करो। लेकिन वो बंदा अगर नहीं समझता कि आपने अपने आप को ठीक किया, इम्प्रूव किया, सो दैट्स हिज मिस्टेक। आपने जिक्र किया फैज़ान अभी अपनी बात के बीच में अपस्किलिंग से रिलेटेड, बिकॉज वी ऑल नो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट हाउ डज इट अफेक्ट यू एज अ प्रोफेशनल, स्पेशली इफ यू आर चेंजिंग रोल्स डायगनली, या सेम कंपनी में या दूसरी कंपनी में, आउट ऑफ कंट्री? हाउ डज अपस्किलिंग कम इन दिस होल इक्वेशन? अहमद, अपस्किलिंग जो है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है दिस इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट क्योंकि मैंने अपने करियर में भी, एंड आई थिंक माय करियर ग्रोथ एट्रीब्यूट्स टू दैट अपस्किलिंग। मैं अपने करियर में आई हैव आफ्टर एसीसीए आई कंप्लीटेड द चार्टर्ड अकाउंटेंसी फ्रॉम आईसीएडब्ल्यू, एंड आल्सो आई हैव कंप्लीटेड द सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर की जो सर्टिफिकेशन है वो भी मैंने ली। बीइंग अ रिस्क प्रोफेशनल, ये एक ऐसी सर्टिफिकेशन है जो कि सारे रिस्क बेस्ड एरियाज को कवर करती है अच्छे से। तो अपस्किलिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं आपको इसको कनेक्ट करता हूँ अगेन एक स्ट्रक्चरल तरीके से। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कॉरपोरेशन है, वो अपना 3 से 5 साल की स्ट्रेटजी बनाती है। 3 से 5 साल की स्ट्रेटजी में उनका एक होता है कि यार हमने मार्केट को एनालाइज़ किया, मार्केट के अंदर ये हमें पोज़ीशन लेनी है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है कहती है हमने प्राइस पे लड़ना है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, हमने प्राइस को नहीं, हमने मार्केट को मिल्क करना है। वी विल बी लीडर्स इन द इनोवेशन इन द इंडस्ट्री। तो चेस बोर्ड होता है, उसके ऊपर वो अपने आप को कहाँ पे फिट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी बनाते हैं कि अच्छा यहाँ पे पहुँचना कैसे है? 3 टू 5 इयर्स में क्या पहुँचना है? और उनकी फिर एक स्ट्रेटजी होती है ट्रांसफॉर्मेशन से भी रिलेटेड। यार अपने आप को हम लोगों ने चेंज कहाँ पे करना है, हमने अपने लोगों को कहाँ पे ग्रो करवाना है, हमें किस टाइप का स्किल सेट चाहिए, किस टाइप के हमारे डिपार्टमेंट में हमें स्ट्रेंथ चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट्स हमें जो है वो थोड़े से रिड्यूस लीन करने की ज़रूरत है। तो ये एक उनका 3 से 5 साल का एक स्ट्रेटेजिक प्लान होता है। हर प्रोफेशनल को अपना 3 से 5 साल का एटलीस्ट प्लान डॉक्यूमेंटेड बनाना चाहिए। कि यार मैं अपने आप को 3 से 5 साल कहाँ देखता हूँ, इंडस्ट्री कहाँ पे मूव कर रही है, मार्केट में क्या डिमांड आ रही है, न्यू जो जनरेशन है या न्यू यूनिवर्सिटीज़ वो किस टाइप के आउटपुट निकाल रही हैं, और मैं उसमें कहाँ पे रेलेवेंट होऊँगा, मैं अपने एम्प्लॉयर के लिए कहाँ पे कैसे रेलेवेंट होऊँगा, क्या स्किल्स होंगे जो मेरा एम्प्लॉयर जो है वो मुझे वैल्यू करेगा। उन स्किल्स को आज मुझे बिल्ड करने की ज़रूरत है। कुछ स्किल्स जो हैं बहुत ही सॉफ्ट स्किल्स कंसिडर किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, ये वाले जो स्किल्स हैं
उनसे भी रिलेटेड ट्रेनिंग्स हैं। आप लोग अपनी जो आपकी अगर पाथ के अंदर ये जो आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ वो मीट करते हैं तो वो लो। कहीं पे अगर आपको एजुकेशन वाइज़, टेक्निकल स्किल्स वाइज़ अपस्किल करने की ज़रूरत है, यू हैव टू डू दैट अगर आपको ग्रो करना है अपने करियर के अंदर। तो अपस्किलिंग जो आपने पॉइंट रेज़ किया बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और अगर मैं अपने करियर की जर्नी में देखूँ तो आई थिंक दैट्स वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन अपस्किलिंग ब्लाइंड नहीं कि यार आजकल इस चीज़ का ज़ोर चल रहा है तो चल पड़ो। एक प्लान्ड स्ट्रैटेजिक तरीके से अपने फ्यूचर को देख के, मार्केट के फ्यूचर को देख के, अपने आप को कहाँ प्लेस कर रहे हो, किस रोल में कर रहे हो, उस रोल की डिमांड क्या है और उस डिमांड को पूरा करने के लिए मुझे कहाँ पे ग्रोथ चाहिए। अपस्किलिंग में ऑन द जॉब अपस्किलिंग भी आती है। अगर मुझे लगता है कि यार इस टाइप के अगर प्रोजेक्ट्स मेरे पास आएँगे, तो मुझे उनमें ये वाला एक्सपीरियंस मिलेगा और ये वाला एक्सपीरियंस इन चीज़ों के लिए रेलेवेंट है जहाँ से मैं ये वाली ग्रोथ ले सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि यार टेक्निकल स्किल्स अगर मुझे कहीं पे लेने की ज़रूरत है, तो मुझे फिर उस टाइप के टेक्निकल सर्टिफ़िकेशंस और इस टाइप की चीज़ों में जाना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रैटेजी अपस्किलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, बट फर्स्ट वी हैव टू हैव आवर ओन स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंटेड कि मैं अपने आप को 3 से 5 साल में कहाँ देख रहा हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। सो जिस तरह आपने ऑर्गेनाइजेशन का कहा, एक हम लोग भी अपना एक स्किल गैप एनालिसिस करें कि हमें कौन सी स्किल चाहिए और हमारे पास कौन सी स्किल है और उस गैप को हमने फिल किस तरह से करना है और कितने टाइम में करना है। 3 से 5 साल या जो भी आपका एक टेन्योर है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है जो आपके पास आपकी टूल किट में नहीं है, एंड देन यू इक्विप योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। फैज़ान, एक सवाल जो यहाँ पे मेरा अपस्किलिंग से रिलेटेड आता है, बिकॉज इट्स योर फेवरेट टॉपिक, सो आई वुड लव टू टॉक अबाउट इट। यार हम अपस्किल, इट्स वेरी हार्ड कि हम कितना नीश में अपने आप को अपस्किल करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को लेट्स से आज मुझे आजकल बड़ा एआई के अंदर मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख रहा हूँ ऑन द साइड, राइट। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या मैं सिर्फ फाइनेंशियल प्रोफेशनल एज अ फाइनेंशियल प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखूं, बिकॉज दैट्स गोना हेल्प मी फॉर श्योर एटलीस्ट 1 1.5 2 साल 3 साल में तो करेगी, या मैं जनरली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सीखूं और इसके फंडामेंटल्स को सीखूं, बिकॉज वो एक बड़ी दुनिया है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट व्हेन यू टॉक अबाउट अपस्किलिंग, कितनी नीश में जाएं हम? यार अहमद ये ना अगेन डिपेंड करता है कि आपका कहाँ जाना चाहते हो। अगर मुझसे फॉर एग्जांपल पूछो तो मैं अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहता हूँ कि यार मैं बीइंग अ रिस्क प्रोफेशनल आई डोंट वांट टू लिमिट माय सेल्फ देयर। आई हैव इंटरनल ऑडिट, कंप्लायंस और अब तो ईएसजी का बड़ा ज़ोर चल रहा है। तो एसबीटीआई, ईएसजी ये भी मेरे लिए ओपन एरिना रहना चाहिए। तो आई वुड नॉट वांट माय सेल्फ टू बी पार्ट ऑफ दैट निश कि मैं उधर ही स्टक हो जाऊँ और अगर वहाँ पे फॉर एग्जांपल बीइंग अ रिस्क प्रोफेशनल अपने सारे अंडे जो है वो एक बास्केट में आप ना रखें। तो ये तो रिस्क की बेसिक थ्योरी है। तो मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा। लेकिन फॉर एग्जांपल एक एक्सपर्ट है अपने एरिया में, फॉर एग्जांपल एक लॉयर है और वो कॉर्पोरेट लॉ को वो अंडरस्टैंड करता है और कॉर्पोरेट लॉ में वो काम कर रहा है। तो मे बी वो जानना चाहेगा कि यार मैं निश में जाऊँ और एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग के अंदर मैं जो है वो एक्सपीरियंस लूँ और या उसको मैं अपने आप को अपस्किल करूँ। फॉर एग्जांपल विद एआई कमिंग इन, आपने एआई का नाम लिया, अच्छा ज़िक्र किया। विद एआई कमिंग इन तो बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं जो हमारे आज काम कर रहे हैं, वो इर्रेलेवेंट होंगे और एक नई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बननी शुरू होगी। हर चीज़ का ओनर होगा, हर कंटेंट का ओनर होगा, उसका एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होगा कि यार मेरा कंटेंट कौन कहाँ यूज़ कर रहा है। इट्स अ बिट ऑफ अ फ्यूचरिस्टिक डिस्कशन। लेकिन बहरहाल अगर कोई लॉयर है फॉर एग्जांपल और वो इन चीज़ों पे एक्सपीरियंस और अपने आप को उस निश में ले जाना चाहता है तो दैट्स हिज कॉल। उसके अगेन 3 से 5 साल की प्लान के साथ रेलेवेंट है तो एक्सीलेंट, गो दिस वे। जब आप अपना फैज़ान अगले 3 से 5 साल का या जितने भी टाइम का प्लान बनाते हैं, आपके जहन में क्या ट्रिगर्स होते हैं कि यार देखो, उस जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रिगर ये हो सकता है कि आपने ईएसजी की बात की, बिकॉज मैंने ईएसजी के बारे में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे बहुत पढ़ा है, बिकॉज मैंने ईएसजी के बारे में नई रेगुलेशंस देखी हैं। तो ये रेगुलेशंस और मे बी कुछ न्यूज़ एक मेरे लिए इनपुट बन सकता है कि आने वाले ट्रेंड क्या है। हाउ डू यू टू सिंप्लीफाई, हाउ डू यू आइडेंटिफाई द अपकमिंग ट्रेंड्स? कैसे पता लगता है आपको कि यार ये इंपॉर्टेंट हो सकता है 3 सालों में? मेरा प्लान तो है, लेकिन मैं अपने आप को जाहिर बात है बदलते वक्त के साथ ही देखूंगा ना। अगर मुझे एक चीज़ जो पसंद है और वो उसका वक्त बदल रहा है, दैट्स इररिलेवेंट। तो हाउ डू यू गेज कि क्या आने वाला है? यार इसमें यूजुअली अकाउंटेंट्स कहते होते हैं फॉलो द मनी। तो मैं वही आपसे कहूँगा कि जस्ट फॉलो द मनी कि यार कहाँ पे जो है ना इन्वेस्टमेंट जा रही है।
सो आप जिस तरह आपने बात की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसी तरह कैपिटल्स डे मार्केट है, यूरोप में डिफरेंट जो है वो जो कैपिटल मार्केट्स हैं, उनके अपने पब्लिशिंग मटेरियल्स हैं, तो उनको स्टडी करे, बंदा देखे, अपनी इंडस्ट्री के बारे में एटलीस्ट बंदा देखे। मैं अगर टेलीकॉम प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे ये पता है कि यार टेलीकॉम के अंदर एसबीटीआई या ईएसजी इसका बहुत ज़्यादा ज़ोर आ रहा है। इन्वेस्टर जो है वो ये चाहता है कि वो उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करे जहाँ पे जो कंपनी की कार्बन फुटप्रिंट है या जो तो सिंपलर वर्ड्स में जो वो माहौल को गंदा कर रही है या ख़राब कर रही है, उसमें वो इन्वेस्ट ना करे। और ये चीज़ बहुत ज़ोर पकड़ रही है ग्लोबली। जो ये एजेंडा है एसबीटीआई का, ईएसजी का, एनवायरनमेंट का, ग्रीन का, ये बहुत तेज़ी से ज़ोर पकड़ रहा है। तो आप देखो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले दिनों यूरोपियन पार्लियामेंट में इलेक्शंस हुए, उन इलेक्शन में डिबेट्स में बातें क्या हो रही थी, यूरोपियन कंट्रीज़ किस तरफ जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या किस तरफ से इन्वेस्टमेंट लेना चाह रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं। अब टेलीनॉर है टेलीकॉम सेक्टर में, टेलीनॉर ने कमिट किया है पब्लिकली कि हम अपनी 66% ऑफ सप्लायर बेस को हम एसबीटीआई कंप्लाइंट इंश्योर करेंगे। तो जो सप्लायर एसबीटीआई कंप्लाइंट होगा हम उससे काम करेंगे, जो सप्लायर एसबीटीआई कंप्लाइंट नहीं होगा हम उससे काम नहीं करेंगे। तो एटलीस्ट 66% ऑफ हमारी सप्लाई बेस एसबीटीआई कंप्लाइंट हो। तो इस टाइप की चीजें मार्केट में अगर न्यूज आ रही हैं तो फॉर मी बीइंग अ रिस्क प्रोफेशनल दैट्स अ क्लियर कट साइन फॉर मी। यार एवरी कंपनी वुड वांट टू हैव एन ईएसजी प्रोफेशनल। तो ईएसजी प्रोफेशनल्स की फॉर एग्जांपल डिमांड बढ़ेगी, तो डू आई वांट टू बी ऑन दैट वैगन? इफ यस देन आई नीड टू गो फॉर अपस्किलिंग इन दिस वे। इसी तरह कुछ अब एआई का आपने जिक्र भी किया था, तो एआई की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की आपने बात की, फिर एआई के अंदर गवर्नेंस आ जाती है। अभी जो इंटरनेशनल लॉज हैं वो कैचअप कर रहे हैं, एआई की जो इनोवेशन है वो आगे निकल गई है। इंटरनेशनल लॉज इस पे कैचअप कर रहे हैं कि यार इसमें एथिक्स कैसे इंश्योर किए जाएं, इसमें अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर किए जाए, इसमें जो है बायसनेस को कैसे खत्म किया जाए, कंटेंट की ओनरशिप को कैसे इंश्योर बनाया जाए कि अगर एआई कोई कंटेंट जो है वो बना रहा है तो हु ओन्स दैट कंटेंट। अभी इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉज नहीं है। तो अगर फॉर एग्जांपल बीइंग टेक्नोलॉजी और आईटी प्रोफेशनल अगर देखा जाए तो दिस इज समथिंग दैट मे बी समवन मे वांट्स टू बी अपस्किलिंग इन दिस डायरेक्शन। बल्कि इवन जो इस एरिया में नहीं आईटी या टेक्निकल के अलावा और किसी एरिया में है, तो दे आल्सो वांट टू नो एंड लर्न अबाउट दिस। इंटरेस्टिंगली एक एक मैं एआई का केस पढ़ रहा था कि अभी आपका एक्सरे आता है तो डॉक्टर्स डायग्नोस करते हैं कि यार ये क्या बीमारी है, इस एक्सरे के अंदर क्या नज़र आ रहा है, ये एमआरआई है या फॉर एग्जांपल सीटी स्कैन है तो इसके अंदर क्या बीमारी, क्या इशू नज़र आ रहा है। फ्यूचर में जब आप एक्सरे करेंगे तो आपकी मशीन के एक्सरे मशीन के अंदर ही जो है वो एआई लगा होगा जो कि वो एआई को उस एक्सरे को या उस इमेज को कंपेयर करेगी विद अ लॉट ऑफ अदर डाटा जो उसने जिसके उसके ऊपर उसने ट्रेन किया हुआ है, एंड इट विल डायग्नोज यार ये मसला है, एंड डॉक्टर विल बी जस्ट ओके हाँ इसने शायद सही कहा है। तो जिस तरफ वर्ल्ड जा रही है उसके क्लियर पैटर्न्स आपको नजर आते हैं अपनी अपनी इंडस्ट्री के अंदर। और जैसा मैंने कहा इफ यू फॉलो द मनी, तो जिस तरफ पैसा इन्वेस्ट हो रहा है उधर ही चीज जो है वो निकलेगी भी, ग्रो करेगी भी। तो दैट्स अ क्लियर साइन। Yeah, that can be a very easy clue. Follow the money. बड़ा आपने मज़ेदार बात की, because इन्वेस्टर बहुत केयरफुली इन्वेस्ट करता है, और इन्वेस्टर की एक बड़े मज़े की बात, वो आज का सोच के इन्वेस्ट ही नहीं करता, वो तो हमेशा कल का ही सोच के इन्वेस्ट करता है। सो और कुछ भी अगर आपने नहीं करना, यू डोंट फॉलो द न्यूज़, यू डोंट फॉलो व्हाट्स हैपनिंग इन द इंटरनेशनल लेजिस्लेशन, यू डोंट फॉलो इन द जनरल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, एज फैजान सेड, जस्ट फॉलो द मनी. If the money is flowing into, for example, companies like Nvidia now, और वो ऐसी कंपनीज जो कि पुराने वक्तों की जाइंट थी, इंटेल वगैरह, या उनको पीछे छोड़ गई है, तो कोई वजह होगी. किसी वजह से ही एआई के ऊपर रेगुलेशन, एआई की रेगुलेशन के ऊपर काम हो रहा है. किसी वजह से ही मशीन लर्निंग के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट जितनी पिछले 3 सालों के अंदर हुई है उतनी पिछले 30 सालों में नहीं हुई थी. सो कोई वजह ही है. सो फॉलो द मनी, एंड आई थिंक दैट्स गोना बी एन ईजी वे टू आइडेंटिफाई फॉर द ऑडियंस के यार कौन सी चीज़ें सैचुरेट होने वाली हैं, कहाँ मैं इन्वेस्टमेंट ना करूँ. मतलब मेरा पैशन है तो ठीक है, मैं आर्ट के तौर पे उसको करूँ, और मे बी उसकी एक अपना एक हमेशा से नीश रहेगा, बट प्रोफेशनल करियर के परस्पेक्टिव से यू हैव टू बी केयरफुल. एंड आई थिंक बड़ा मज़ेदार एक फैजान ने क्विक टिप यहाँ को एक हैक हमारे साथ शेयर किया.
ओके, हमने अपस्किलिंग की बात की, ट्रेंड्स आइडेंटिफ़ाई करने की बात की। फ़ैज़ान, आपने ज़िक्र किया था आप भी हायर करते हैं और आपके साथ जो पेयर्स हैं वो भी हायर करते हैं। आई एम श्योर इंटरनेशनल हायरिंग होती होगी। What are the important aspects when you are considering a candidate or a potential candidate कि यार ये बंदा मुझे क्या कहते हैं उसको, ये बंदा मुझे बेहतर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द लॉट। व्हाट आर द फैक्टर्स और उसके अंदर ये अपस्किलिंग कैसे रोल प्ले करती है? सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कह लें कि सर्टिफिकेशंस या कौन सी चीज़ें जो कि स्टैंड आउट करती हैं कैंडिडेट के अंदर जब वो अप्लाई कर रहा होता है बाहर? अच्छा अहमद, ये तो इसमें सबसे जो पहली चीज़ है ना वो ये है कि अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो इंटरनेशनली हायर कर रहा है उस एम्प्लॉयर की हायरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो दैट एम्प्लॉयर हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि वो कैसे हायर कर रहा है, क्योंकि किसी भी को भी किसी और कंट्री से हायर करना, उसको लेकर आना, उसके वीज़े का प्रोसेस, उसकी सेटलमेंट का प्रोसेस, उसकी अर्ली ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस, ये सारे जो प्रोसेसेस हैं ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेसेस हैं एम्प्लॉयर के लिए। तो एम्प्लॉयर बहुत केयरफुल रहते हैं इसके अंदर। तो जो चीज़ें एम्प्लॉयर ख़ास तौर पे देख रहे होते हैं जब वो इंटरनेशनली हायर कर रहे होते हैं, तो वो उस पर्सन को ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे रादर देन गोइंग बिल्कुल अननोन बंदा और उसको इंटरव्यू करना शुरू कर देंगे जो कि किसी कंट्री के अंदर बैठा हुआ है और उसको इंटरव्यू करना स्टार्ट कर दें। दे प्रेफ़र समवन जिसके कोई रेफ़रेंस मौजूद हो। सो नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी नेटवर्किंग है एंड समवन कैन रेफर यू, तो जो आपका एम्प्लॉयर है उसको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि अच्छा यार कोई क्रेडिबल बंदा है, इसको रेफर कर रहा है तो कोई रीज़न होगी उसकी। तो नेटवर्किंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, तो अगर आपने इंटरनेशनल कैरियर के ऊपर जो है वो काम करना है तो। दूसरा इसमें जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपने इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर रहे हैं आप बहुत से डिफरेंट कंट्रीज़ के प्रोफेशनल्स के साथ। तो आपकी जो प्रोफेशनलिज्म है या जो आपकी चीज़ें नज़र आ रही हैं एम्प्लॉयर को कि यार ये बंदा लर्निंग के मामले में, क्योंकि जब आप दूसरे मुल्क में जाके एडजस्ट होना होता है ना आपने, तो आपने बहुत सी चीज़ों को बहुत क्विकली लर्न करना होता है। उस कंट्री में आपने एडजस्ट होना है, उस कंट्री को पहले अंडरस्टैंड करना है, वहाँ पे रहना कैसे है, टाइम कैसे गुज़ारना है, फिर आपने उस नए एनवायरनमेंट में आके जॉब में एडजस्ट होना है आपने। नई कंपनी के आपने अंडरस्टैंड करना है और वहाँ पे नए लोग होंगे और एक नई दुनिया होगी, उसमें आपने अपने आप को एडजस्ट करना है। तो आप कितने एडजस्टेबल हैं, कितनी जल्दी आप जो है वो लर्न करते हैं, जो एक वो स्किल सेट कहते नहीं है लिंक्डइन पे क्विक लर्नर, तो वो आप क्विक लर्नर हैं कि नहीं हैं? तो ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। एक तो आपका स्किल सेट और आपका टेक्निकल स्किल तो है ही है, लेकिन वो कब आएगा जब आपको एटलीस्ट इंटरव्यू की कॉल तो आए। तो इंटरव्यू की कॉल तक पहुँचने के लिए अंडरस्टैंड कि जॉब की डिमांड क्या है। दूसरा आपका नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो उस जॉब को हैंडल करने के लिए जो स्किल हैं, जिसके अंदर ये क्विक लर्निंग का स्किल आता है, अडॉप्टेबिलिटी का स्किल आता है, लीडरशिप का स्किल आता है, तभी वो आपको हायर करेंगे। नहीं तो लोकल भी उनके पास लो क्वालिटी एम्प्लॉइज़ लोकल भी अवेलेबल हैं। इंटरनेशनली वो तभी हायर करते हैं व्हेन दे आर लुकिंग समथिंग बियॉन्ड जो लोकल कैपेबिलिटी या लोकल एम्प्लॉइज़ की क्वालिटी है उसमें। और वन बोनस टिप जो मेरे अपने साथ हुआ एंड आई हैव लर्न्ड दिस कि यार ये चीज़ हमेशा करने की ज़रूरत है। हम जब लिंक्डइन पे सर्च करते हैं जॉब्स को, तो हम इधर भी अप्लाई कर दो, उधर भी अप्लाई कर दो, इधर भी अप्लाई कर दो, उधर भी अप्लाई कर दो, हम इस तरह करते हैं और देन वी से कि यार हमें कोई इंटरव्यू की कॉल नहीं आती। अब तमाम कंपनीज़ में ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनली हायर कर रही हैं, उनके पास कैंडिडेट मैनेजमेंट सिस्टम्स लगे हुए हैं जो कि चीज़ों को पिक करते हैं, कीवर्ड्स को पिक करते हैं, उसकी बेसिस पे वो सीवीज़ जो हैं वो लाके देते हैं एक हायरिंग मैनेजर को कि भई ये पॉसिबल कैंडिडेट्स मौजूद हैं। तो वन ऑफ द थिंग दैट हायरिंग कैंडिडेट इज़ लुकिंग फॉर इज़ एक तो आपकी सीवी रेलेवेंट हो उस जॉब से। आप एक सीवी स्टैंडर्ड सीवी बना के 36 तरह की जॉब से अप्लाई नहीं कर सकते। आपको उस जॉब से रिलेटेड सीवी बनानी है, उस जॉब से रिलेटेड स्किल सेट लिखना है, उस जॉब से रिलेटेड आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है कि कहाँ कौन-कौन सा रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपका जो लेटर ऑफ मोटिवेशन है, वो एम्प्लॉयर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब मैं अप्लाई कर रहा था यहाँ पे इस सिंगापुर वाली पोज़ीशन के ऊपर, तो जब मेरी हायरिंग हो गई एंड एवरीथिंग, तो जब मैंने लाइन मैनेजर से काफ़ी टाइम बाद जब मेरी गपशप बन गई, तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा यार आपने मुझे हायर किया था जस्ट फॉर माय लर्निंग, किस तरह जो है मेरी प्रोफाइल या मेरी सीवी या जो मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए क्या चीज़ क्लिक की उसमें?
तो उन्होंने मुझे कहा कि भई आपकी तो सीवी जो है ना वो एचआर ने भिजवाई भी नहीं थी हमें। ये तो आपने मुझे डायरेक्टली लिंक्डइन पे अप्रोच किया और आपने मुझे अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन दिया, जिससे मैं इंस्पायर हुआ तो मैंने एचआर को कहा कि भई ये सीवी भी डालें उसके अंदर। वाओ! तो देखिए मेरी अपनी सीवी जो है वो इस क्वालिटी की या उसमें वो कीवर्ड्स नहीं थे, हालाँकि मुझे लगता है मेरी सीवी बड़ी टॉप नॉच है। बड़ी अच्छा मैंने देख के और बहुत सी चीज़ें उसमें बिल्ट इन करके और रेलेवेंट करके मैंने जॉब पे अप्लाई किया था, बट स्टिल समहाउ दैट सीवी डिड नॉट मेक इट टू दी जो जो भी उनका कैंडिडेट मैनेजमेंट सिस्टम था। तो मुझे उस लाइन मैनेजर ने कहा कि भई आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन इंस्पायर्ड मी, तो इस वजह से मैंने आपको इंटरव्यू किया है एंड अल्हम्दुलिल्लाह I am currently one of the top employees in my organization, जो मुझे फीडबैक मिला है तो टॉप टैलेंट आइडेंटिफाइड टॉप टैलेंट में मेरा नाम है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे में स्किल सेट नहीं था। मैं अगर लेटर ऑफ मोटिवेशन ना भेजता तो मुझे जॉब ना मिलती और इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे जॉब ना मिलती क्योंकि मेरे में टैलेंट नहीं था। भाई मेरी सीवी में दम नहीं था। मेरी सीवी में वो चीज़ नहीं थी कि वो कैंडिडेट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर से पास होके आगे जा सके। तो लेटर ऑफ मोटिवेशन, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क एंड अप्रोचिंग द रेलेवेंट एम्प्लॉयर डायरेक्टली और उसको एक इंस्पायरिंग स्टोरी आपकी पता होनी चाहिए, तभी वो आपको इंटरव्यू करेगा। So that's a bonus tip. इंटरेस्टिंग। और थोड़ा सा ऑडियंस को मैं बता दूं, फैज़ान इज़ ट्राइंग टू बी वेरी हम्बल हियर। ही इज़ नॉट जस्ट अ स्टार एम्प्लॉई वेयर ही इज़ वर्किंग करंटली, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ काम करने का। ही हैज़ माशाल्लाह बीन अ स्टार एम्प्लॉई वेयर एवर ही हैज़ बीन वर्किंग इन द लास्ट 14 ईयर्स। एंड मैं मेरे साथ बहुत सारे कॉलीग्स हैं जो इस चीज़ को दे वुड कन्फर्म कि वाकई इट्स दैट्स हाउ इट इज़। एंड आई थिंक जो जो एंड मैंने एक सीक्रेट सॉस शेयर की फैज़ान ने, आई थिंक दिस इज़ द रीज़न, एंड द रीज़न इज़ कि एक, वो कहते हैं ना, उर्दू का एक वर्ड है, एक लोच आपके अंदर भी होनी चाहिए कि यार आई वांट टू डू दिस, तो वो कैसे हासिल करें। तो फैज़ान को जब रिस्पांस नहीं आया ना एचआर की तरफ से, ही कुड हैव सेड यार मैं तो सेलेक्ट ही नहीं हुआ, फॉरगेट इट। बट लाइक नहीं यार, आई हैव म्यूचुअल कनेक्शंस विद दिस पर्सन, लेट्स ट्राई इट आउट, लेट्स हैव अ चैट। बात ही करनी है ना, क्या होगा, रिजेक्ट तो मैं हो ही गया हूँ, लेट्स हैव अ चैट, क्या सीन है ये वो, एंड यू गेट देयर। सो मेरा कहने का मकसद यहाँ पे ये नहीं है कि आपके लिए भी यही स्किल काम करेगी कि आप उठा के लिंक्डइन पे सबको मैसेज करने लग जाएं और अपना सीवी भेजने लग जाएं। यू हैव टू एक्ट ऑफ कोर्स स्ट्रेटेजिकली, करेक्ट होना चाहिए कि आपका सीवी मैच कर रहा हो उस प्रोफाइल से, वो सिनेरियो इस तरह का बन रहा हो और कॉन्वर्सेशन इस तरह की हो कि वहाँ पे आप अपना सीवी भी पिच इन कर सकें, तो वाई नॉट। बट क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज नॉट कि उन्होंने सीवी भेजा, क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज ही हैड दैट किक इन हिमसेल्फ। वो कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन थी कि यार मुझे क्यों नहीं हो रहा। मतलब देखो ना, आपका कोई पसंद की काम हो, पसंद की चीज़ होती है जब आपकी, फॉर एग्जांपल मुझे एक लेट्स सपोज मुझे कोई गाड़ी लीज करवानी है और मुझे एक बैंक ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मुझे टेस्ला चाहिए ही चाहिए, या मुझे कोई जो भी गाड़ी है चाहिए ही चाहिए, तो मैं 10 बैंकों में ट्राई करूंगा क्योंकि मुझे वो चाहिए, राइट। तो अपने चीज़ों के लिए हम इस तरह करते हैं, अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए। तो करियर के लिए भी इस तरह आप सोचना शुरू करें तो आपको रास्ता नज़र आ जाता है। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट, वो अल्लाह ताला भी रास्ते निकालता है, दिखाता है। आप एक कदम उठाएं, आगे से 10 कदम चीज़ें आपके खुद करीब आती हैं। सो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये फैज़ान ने बहुत ही हम्बली बताया, बट आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप ट्रिक, जो भी आप इसको कहना चाहें, हैक। फैज़ान, थैंक यू सो मच, इट्स सच एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन। हमेशा आपसे बात करके बहुत मज़ा आता है, और किससे हम जब एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। बट वी हैव टू रैप इट अप ओवर हियर। कोई फाइनल एडवाइस फैज़ान हमारी ऑडियंस के लिए जो आप देना चाहें? यार अहमद, मैं यही कहूँगा कि भाई अगर एनी लिसनर वांट्स टू टेक अवे वन थिंग फ्रॉम दिस पॉडकास्ट और दिस डिस्कशन, वो ये है कि भाई अपना 3 से 5 साल का, 3 टू 5 इयर्स का स्ट्रेटेजिक प्लान बनाओ, उसके ऊपर चलो, अंडरस्टैंड करो मार्केट को, एनालाइज करो एम्प्लॉयर्स की डिमांड को, क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या डिमांड्स आ रही हैं, आपने आपको कहाँ देखना चाहते हो उस मार्केट के अकॉर्डिंगली, और उसका एक प्लान बना के उसके ऊपर चलो। जो भी आपको एस्पिरेशंस हैं करियर की, वो आज नहीं मिलेंगी, उस प्लान के ऊपर चलते-चलते ही मिलेंगी। अगर उस प्लान से भटक जाओगे, उसके ऊपर नहीं चलोगे, तो इधर-उधर जाते रहोगे और ये नहीं पता होगा कि 5 साल कहाँ पहुँचोगे। तो प्लान बनाओ और उसके ऊपर चलो, ये की है सक्सेस की, और अच्छी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस इसी के ऊपर चल रही हैं। तो यही एक चीज़, अगर इफ आई एम सेइंग कि यार एक चीज़ आप इस पॉडकास्ट से अगर टेक अवे है तो वो यही है, हैव अ प्लान एंड स्टिक टू इट। थैंक यू सो मच फैज़ान, बहुत ही मज़ा आया। वंस अगेन रियली अप्रिशिएट योर टाइम। फॉर श्योर अहमद, ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। सो व्यूअर्स, आई होप आपको इस एपिसोड से कुछ इंसाइट्स मिली होंगी। अगर आपका कोई सवाल या फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड करें।
मैं रेगुलरली आपके साथ ऐसी इंसाइट्स और स्टोरीज शेयर करता रहूँगा जो आपको अपना करियर स्पेशली अब्रॉड सेटअप करने में मदद देंगी। अभी के लिए इतना ही। Until we meet again, अल्लाह हाफिज़।